जिस तरह से हम रुपी में डेप्रिसिएशन देख रहे हैं तो उसको देखते हुए लगता नहीं है कि यहाँ पे ड्यूटी में कोई कट की संभावना नजर आती है। ड्यूटी कट की संभावना इस बजट में कम नजर आती है, लुकिंग टू द हायर प्राइसेस। और जिस तरह से हम लगातार यहाँ पे इंपोर्ट को बढ़ता हुआ देख रहे हैं, देखिए सोना और चांदी निवेशकों को अपने पोर्टफोलियो में 15 से 20% निश्चित रूप से रखना चाहिए। हमारा मानना है कि सोने की कीमतें इंटरनेशनल मार्केट में वर्ष 2026 में $6,000 प्रति ट्रायंस तक जा सकती है। भारतीय बाजारों में 2 लाख तक। शॉर्ट सेल यहाँ पे कतई ना करें, क्योंकि जिस तरह से एक मजबूत ट्रेंड बना हुआ है तो वहां पे शॉर्ट ट्रेपिंग की संभावना ज्यादा रहेगी। वर्ष 2026 में 4,70,000 से 80,000 तक की संभावना है। तो इस तेजी की जो सबसे पहली शुरुआत है वो वर्ष 2020 में हुई थी, और उसी के बाद सेफ हेवन असेट के रूप में हमने सोने की तरफ जो आकर्षण है वो दुनिया भर के सेंट्रल बैंक का होते हुए देखा। वर्ष 2025 में अमेरिका ने जिस तरह से जो ट्रेड वॉर की शुरुआत हुई थी उसके बाद चांदी को क्रिटिकल मेटल की लिस्ट में शामिल किया था। शंघाई एक्सचेंज है वो कॉमेक्स फ्यूचर से अभी लगभग $12 से $15 प्रति ट्रायंस के प्रीमियम पे ट्रेड हो रहा है। तो ये साफ तौर पर दिखाता है कि जो फिजिकल मेटल है उसकी डिमांड काफी ज्यादा है। दिस इज वॉर बिटवीन द रियल असेट एंड फिएट करेंसी, या जो पेपर असेट हम जिसको बोलते हैं। कहीं ना कहीं जो यूएस की जो ट्रेजरी है वहां पे जो है लगातार बिकवाली देखने को मिल रही है। हमारा मानना है कि आने वाले समय में डॉलर इंडेक्स में और भी कमजोरी देखने को मिलेगी। जो डॉलर की कमजोरी और येन का अप्रिसिएशन है वो सोने और चांदी के लिए एक बड़ा पॉजिटिव फैक्टर। सबसे ज्यादा अगर कहीं यूज किसी इंडस्ट्रियल मेटल का होता है तो वो कॉपर का होता है। भारतीय बाजारों में लगभग 1600 से 1660 रुपए तक के स्तर हम मान रहे हैं कि कॉपर में वर्ष 2026 के दरमियान देखने को मिल सकता है। स्पेक्युलेटिव अगर कोई भी तेजी या मंदी किसी भी असेट क्लास में होती है तो वो सस्टेनेबल नहीं होती है। तो जो परसेंटेज है स्पेक्युलेटर का वो यहाँ पे फंडामेंटल के सामने कम नजर आता है। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल दास स्वतंत्र। आप सभी से अनुरोध कि जैसा आपने दास स्वतंत्र को प्रेम दिया, सम्मान दिया, हमें देखा, वैसे ही हमारे नए चैनल दास स्वतंत्र बाजार को भी अपना साथ दीजिए। आज हमारे साथ बात करने के लिए एक बेहद ही खास मेहमान जुड़े हैं, जिन्हें आप अक्सर टीवी चैनलों पर और बाकी यूट्यूब प्लेटफॉर्म्स पर भी देखते हैं, जिनकी बातों पर देश दुनिया में लोग यकीन करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या चल रहा है। जियोपॉलिटिकल रीजंस किस तरीके से प्रभावित कर रहे हैं, किस तरीके से कमोडिटीज ऊपर नीचे हो रही हैं। हमारे साथ आज पृथ्वी फिनमार्ट के डायरेक्टर मनोज कुमार जैन साहब हैं, जो कमोडिटी और करेंसी रिसर्च को हेड करते हैं पृथ्वी फिनमार्ट में, और आज हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आज हमारे साथ आप जुड़े मनोज जी। मनोज सर, सबसे पहले तो यही जानना चाहूंगा सर, सोने और चांदी पर बहुत बात हो रही है, क्या चल रहा है सर सोने और चांदी में? एक साल में चांदी में 250% की ग्रोथ, वृद्धि। तो किस तरीके से इसे देखा जाए सर? एक सामान्य व्यक्ति को अगर समझाना हो तो कैसे समझाएंगे? नमस्कार विक्रांत जी, सबसे पहले तो धन्यवाद शो में बुलाने के लिए, और स्वतंत्र को बधाई कि आप जो ये नई मुहिम लेकर के आए हैं, तो आपकी मुहिम सफल हो। और आपके साथ जितने भी जो हम कह सकते हैं कि जो निवेशक या ट्रेडर या और भी जो वैल्यू चेन जुड़े हैं, उनको सही सूचना सही समय पर आपके चैनल के माध्यम से प्राप्त हो। जहां तक सोने और चांदी की तेजी का सवाल है विक्रांत जी, तो ये कोई एक दिन में होने वाली चीज नहीं है। और ये जो बदलाव की शुरुआत है वर्ष 2020 में हुई थी, और पिछले 5 साल से हम लगातार हमारे निवेशकों को यही बताते आए हैं कि यहाँ पे जो ब्रॉड बेस्ड जो मार्केट फंडामेंटल में बदलाव हुआ है उसके चलते ही हम देख रहे हैं कि सेफ हेवन असेट के रूप में सोने और चांदी में मजबूती देखने को मिल रही है। इस तेजी की शुरुआत जो है वर्ष 2020 में हुई थी, जब रशिया यूक्रेन वॉर के चलते यूरोप के जो फॉरेन एक्सचेंज जो रिजर्व्स है वो वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा सीज किए गए थे। तो वहां से जो दुनिया भर में जो अनिश्चितता का माहौल पैदा हुआ, और जिस तरह से ये भय का वातावरण उत्पन्न हुआ कि आज रशिया जैसे शक्तिशाली देश के अगर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व फ्रीज हो सकते हैं, तो कल से छोटे मोटे देशों के भी हो सकते हैं। तो इस तेजी की जो सबसे पहली शुरुआत है वो वर्ष 2020 में हुई थी, और उसी के बाद जो है दुनिया भर के देशों का, स्पेशली ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स का जो रुझान है वो डॉलर की तरफ जो है कमजोर पड़ता हुआ नजर आया। और सेफ हेवन असेट के रूप में हमने सोने की तरफ जो आकर्षण है वो दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स का होते हुए देखा। साथ ही चांदी में भी यहाँ पे एक मजबूती जो है देखने को मिली, क्योंकि हम देख रहे हैं कि सिल्वर यहाँ पे लगातार एक डेफिसिट में रहने वाला मेटल है। और जिस तरह से यहाँ पे ग्लोबली जो हम जो ट्रांजिशन देख रहे हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी का हो या
या ग्रीन एनर्जी का हो, या जिस तरह से जो इंडस्ट्रियल यूसेज है वहां पे चांदी की जो डिमांड का लगातार बढ़ना हो, या चाहे वो सेफ हेवन असेट के रूप में वहां पे निवेशकों का उसके प्रति आकर्षण हो। तो इन सभी चीजों के देखते हुए हम देख रहे हैं कि जो वर्ष 2020 में जो एक मजबूती की शुरुआत प्रेशियस मेटल्स में हुई थी, वो दिन ब दिन बदलते हुए फंडामेंटल के साथ और भी मजबूत होती हुई नजर आई। और जब आज हम वर्ष 2026 में हैं, तो सोना और चांदी न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बल्कि भारतीय बाजारों में भी रिकॉर्ड स्तर पर ट्रेड हो रहे हैं, विक्रांत जी। सर हमने देखा है कि सोने को लेकर के तो हमेशा ये कहा जाता है कि वो एक बड़ा ठोस मेटल है, उस पर लोगों का विश्वास हमेशा से बना हुआ था, लोगों का, इंस्टीट्यूशंस का, तमाम देशों के सेंट्रल बैंक्स का भी। लेकिन पिछले कुछ दिनों में या पिछले कुछ महीने साल में चांदी भी उस श्रेणी में आ गया है, जबकि चांदी को उस तरीके से हम नहीं लेते थे, ना उसमें उस तरीके की इन्वेस्टमेंट होती थी, ना छोटे बड़े निवेशक जो होते थे वो चांदी की तरफ जाते थे। लेकिन अब लगता है कि चांदी भी अब उस कैटेगरी में आ गई है जहां पर लोग उसको पर विश्वास कर सकते हैं, उस पर एक भरोसा जता सकते हैं। देखिए, चांदी को विक्रांत जी, एक कहावत है कि सिल्वर इज अ पुअर्स गोल्ड, मतलब जी। चांदी जो है गरीबों का सोना है। और हम कहते देखते आए हैं, जब हम छोटे थे जब से देखते आए हैं कि गांव में जो मध्यम वर्ग है या जो गरीब जो तबका है, वो चांदी को हमेशा जो है गहनों के रूप में या निवेश के रूप में जो है अपने पास हमेशा से रखता हुआ आया है। और जो अपर मिडिल क्लास है या जो धनवान जो वर्ग है, धनाढ्य वर्ग है, वो सोने की तरफ उनका आकर्षण था शुरू से ही। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि चांदी जो गरीबों का सोना हुआ करती थी, अब उसके प्रति यहाँ पे अमीरों का भी आकर्षण जो है वो बढ़ता हुआ नजर आया। हम्म। इसके पीछे की मुख्य वजह, जैसा कि मैंने आपके साथ डिस्कशन में बताया, कि जिस तरह से ग्लोबल जो इकोनॉमी में जो फंडामेंटल बदलाव हो रहे हैं, चाहे वो एनर्जी ट्रांजिशन को लेकर के हो, जैसे कि हम देख रहे हैं कि ग्रीन एनर्जी की तरफ जो दुनिया भर के देशों का आकर्षण है, और हम वहां पे फॉसिल फ्यूल से ग्रीन फ्यूल की तरफ जो है पूरी दुनिया को परिवर्तित होते हुए देख रहे हैं। तो इसके चलते वहां पे जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल इंडस्ट्री है, वहां पे जबरदस्त जो डिमांड है वो चांदी की देखने को मिली है। साथ ही ग्रीन एनर्जी के रूप में हम देख रहे हैं कि सोलार का जो है लगातार यहाँ पे जो कैपेसिटी है वो एक्सपांशन होता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे सोलर सोलर पैनल में भी जिस तरह से चांदी का जो उपयोग है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तीसरा, यहाँ पे टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के चलते जिस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, तो हम वहाँ देख रहे हैं कि काफी सारे जो नए डेटा सेंटर्स आ रहे हैं, तो वहां पे भी जो इसका इंडस्ट्रियल यूज जो है सिल्वर का वो लगातार बढ़ रहा है। तो ऐसे में हम देख रहे हैं कि जो डेफिसिट है वो मटेरियल का लगातार बढ़ रहा है। और सिल्वर का कोई यहाँ पे इंडिपेंडेंट माइन होता नहीं है, सिल्वर इज अ बाय प्रोडक्ट। तो जब अगर आपका कोई भी मटेरियल जिसकी डिमांड तेजी से बढ़ रही है और अगर उसका उत्पादन नहीं बढ़ रहा है, तो निश्चित रूप से जो शॉर्टेज क्रिएट हो रही है ईयर आफ्टर ईयर, तो वो इस तेजी को और भी मजबूती दे रही है। दूसरा, हमने देखा कि वर्ष 2025 में अमेरिका ने जिस तरह से जो ट्रेड वॉर की शुरुआत हुई थी, उसके बाद चांदी को क्रिटिकल मेटल की लिस्ट में शामिल किया था। उसके बाद से दुनिया भर के देशों का जो आकर्षण है वो चांदी पर और भी बढ़ता हुआ नजर आया। स्पेशली चाइना की अगर हम बात करें, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल कंज्यूमर यूजर और हम कह सकते हैं कि समहाउ प्रोड्यूसर भी है, तो वहां पे हमने देखा कि जो इंडस्ट्रियल डिमांड उनकी है आगे आने वाले वर्षों की, उसको देखते हुए उन्होंने वहां पे जो मेटल के रिजर्व है वो लगातार बढ़ाने शुरू किए। तो इसके चलते हम देख रहे हैं कि जो शंघाई एक्सचेंज है वो कॉमेक्स फ्यूचर से अभी लगभग 12 से $15 प्रति ट्राई के प्रीमियम पे ट्रेड हो रहा है, जो एवरेज $3 से $4 प्रति ट्राई के प्रीमियम पर ट्रेड होता था। तो ये साफ तौर पर दिखाता है कि जो फिजिकल मेटल है उसकी डिमांड काफी ज्यादा है, और वहां पे उत्पादन में उतनी बढ़ोतरी देखने को नहीं मिल रही है। इसीलिए चांदी की कीमतों में यहाँ पे एक यूफोरिक जो रैली है वो पिछले 1-1.5 वर्षों में हमने देखी है, विक्रांत जी। सर ये चाइना वाले को ही थोड़ा सा और मैं थोड़ा विस्तार से समझना चाहूंगा, क्योंकि चांदी चाइना ने 2027 तक अपने निर्यात पर कई तरह की बंदिशें लगा दी हैं, लगातार वो एक्यूमुलेट भी कर रहा है। और जो रेट है वो आपने जैसा बताया 10 से 14%, 15% तक आम अब देख रहे हैं हम, हर रोज उनके दाम ऊपर रहते हैं। तो इन सब का कुछ असर भारत पर भी पड़ेगा, जिस तरीके से चांदी चाइना अपने चांदी को एक तरह से पूरी तरीके से समेटने में और अपने पास उसे स्टोर करने में जुटा हुआ है। बिल्कुल, ये यहाँ पे हम कह सकते हैं कि और साधारण शब्दों में इसको हम समझे तो दिस इज वॉर बिटवीन द रियल असेट एंड फिएट करेंसी, या जो पेपर असेट हम जिसको बोलते हैं।
तो ये साफ तौर पर होता हुआ दिख रहा है। इसीलिए हम देख रहे हैं कि जो कॉमेक्स के प्रति रुझान वो थोड़ा कमजोर पड़ता हुआ नजर आया है। जी। और चाइना की तरफ यहाँ पे जो ट्रेड है वो ज्यादा डाइवर्ट होते हुए नजर आए हैं, क्योंकि जो बेस है वो फिजिकल है, और फिजिकल मेटल की यहाँ पे एक्चुअल डिमांड जो है वो देखने को मिल रही है। चाइना जिस तरह से यहाँ पे रिसोर्सेज को कंट्रोल करता हुआ दिख रहा है, उसके पीछे मुख्य वजह यह है कि चाइना यहाँ पे सबसे बड़ा, एक हम कह सकते हैं कि औद्योगिक जो है अर्थव्यवस्था है दुनिया में, और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी है। तो निश्चित रूप से वहां पे जो औद्योगिक जो डिमांड है धातु की, वो आने वाले वर्षों में कई ज्यादा रहेगी। इसीलिए हम देख रहे हैं कि वहां पे रिसोर्सेज को कंट्रोल करने की होड़ मची हुई है। तो इसी को देखते हुए यहाँ पे जो फिजिकल मेटल की डिमांड है, और हम देख रहे हैं कि जो शंघाई के एक्सचेंज है वो लगातार प्रीमियम पे बने हुए हैं। और जब तक चाइना यहाँ पे चाहे वो एक्सपोर्ट पे प्रतिबंध हो, या यहाँ पे जो है वो लगातार अक्यूमुलेट करने की होड़ हो, वो जब तक जारी रहेगी तब तक हमें नहीं लगता कि कोई बड़ा क्रैश यहाँ पे मार्केट में आने वाले समय में देखने को मिल सकता है, विक्रांत। सर, पिछले एक दो दिनों से जो लगातार देखने में मिल रहा है, जापान के संकट और येन की को लेकर जो कई तरह के सवाल चिंताएं जताई जा रही हैं, उसका किस तरह का असर सोने और चांदी पर पड़ सकता है? देखिए, बिल्कुल वह भी एक बड़ा ट्रिगर यहाँ पे पॉइंट बनता हुआ नजर आया, स्पेशली अगर सोने और चांदी के रेफरेंस में देखें तो हमने देखा है कि जापानीज येन में यहाँ पे तेजी से रिकवरी डॉलर के सामने देखने को मिली है। और हम देख रहे हैं कि जो जापान के जो 10 ईयर बॉन्ड्स हो, उनकी दरें भी यहाँ पे लगातार बढ़ती हुई नजर आई है। तो कहीं ना कहीं जो यूएस की जो ट्रेजरी है वहां पे जो है लगातार बिकवाली देखने को मिल रही है। और यूरोप के देशों ने भी इसके साफ तौर पर संकेत दिए हैं कि ग्रीनलैंड इशू के चलते वो वहां पे यूएस की ट्रेजरी को डंप कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से यहाँ पे येन का अप्रिशिएट होना, यानी कहीं ना कहीं जो कैरी ट्रेड है जो येन के सामने होते थे डॉलर में, तो वो यहाँ पे अनवाइंड होते हुए नजर आएंगे, तो जिसके चलते येन में यहाँ पे थोड़ी बढ़त आती हुई नजर आएगी। और वो डॉलर के लिए नकारात्मक रहेगी, जिसका साफ तौर पर असर डॉलर इंडेक्स पर पड़ता हुआ नजर आएगा। हमने डॉलर इंडेक्स में बड़ा ब्रेकडाउन आते हुए देखा है, और वो 96.40 का जो एक ट्रिगर पॉइंट था उसके नीचे फिसलता हुआ नजर आया है, और अभी लगभग 4 वर्षों के निचले स्तर पर ट्रेड हो रहा है। हमारा मानना है कि आने वाले समय में डॉलर इंडेक्स में और भी कमजोरी देखने को मिलेगी, जो कि न सिर्फ सोने चांदी बल्कि बाकी कमोडिटीज के लिए भी एक बड़े पॉजिटिव फैक्टर का काम करेगी। तो निश्चित रूप से जो डॉलर की कमजोरी और येन का अप्रिसिएशन है वो सोने और चांदी के लिए एक बड़ा पॉजिटिव फैक्टर है। सर, कॉपर को लेकर भी आजकल लोग बहुत सवाल पूछते हैं कि कॉपर का क्या फ्यूचर है। और जिस तरीके से कॉपर में भी हमने देखा कि रैली बनते हुए दिखाई दी, तो किस तरीके से कॉपर को लिया जाए एज एन इन्वेस्टमेंट? देखिए, कॉपर भी एक हम कह सकते हैं कि मेन इंडस्ट्रियल मेटल है, और सबसे ज्यादा अगर कहीं यूज किसी इंडस्ट्रियल मेटल का होता है तो वो कॉपर का होता है। और निश्चित रूप से जो एनर्जी ट्रांजिशन है, या चाहे हम सिल्वर के सब्स्टिट्यूट के रूप में बात करें, तो वहां पे सबसे पहले कॉपर को ही देखा जाएगा। तो इसलिए कॉपर की अहमियत और भी बढ़ जाती है। गत वर्ष भी हमने देखा है कि कॉपर ने लगभग 40% के पॉजिटिव रिटर्न्स वहां पे दिए थे, और इस वर्ष भी जिस तरह से हम यहाँ पे ग्लोबल डिमांड जो है वो बनते हुए देख रहे हैं, साथ ही जो डॉलर की कमजोरी है, तो निश्चित रूप से कॉपर की कीमतों को सपोर्ट करेगी। चाइना के जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के जो नंबर्स है, या चाहे वो जीडीपी ग्रोथ हो, वह भी यहाँ पे उम्मीद से बेहतर रही थी। तो वह भी यहाँ पे बीइंग अ मेजर इंडस्ट्रियल मटेरियल, हमारा मानना है कि कॉपर के फेवर में काम करता है। $13,000 प्रति मेट्रिक टन एलएमई पे एक मजबूत रेजिस्टेंस कॉपर के लिए काफी समय से बना हुआ था, और हमने देखा है कि कीमतें उस स्तर को पार करती हुई नजर आई है। तो हमारा मानना है कि कॉपर में भी जो एक मजबूत ट्रेंड वर्ष 2026 के दरमियान बना रह सकता है। और यहाँ पे जो माइनिंग्स है वो भी वहाँ पे अफेक्ट होती हुई नजर आई है, जिसके चलते सप्लाई कंसर्न्स बने हुए, चाहे वो चिली हो, पेरू हो, तो वहां से लगातार सप्लाई की शॉर्टेजेस है। हालांकि हमने देखा है कि चाइना में शंघाई वेयर हाउसेस में पिछले दिनों इन्वेंट्री में थोड़ा इजाफा देखने को मिला था, तो उसके चलते कीमतों में ऊपरी लेवल्स पर रेजिस्टेंस जरूर बनते हुए नजर आए थे, लेकिन एलएमई वेयर हाउस में इन्वेंट्री में लगातार दबाव है। तो जो ग्लोबल फंडामेंटल्स है, और जिस तरह से आगे यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल डिमांड के संकेत मिल रहे हैं, और डॉलर इंडेक्स में जिस तरह की वीकनेस की संभावनाएं नजर आती है, तो उसको देखते हुए कॉपर के लिए भी यहाँ पे जो वर्ष 2026 है वो पॉजिटिव रहेगा। और हमारा मानना है कि एलएमई पर कॉपर की जो कीमतें हैं वो 16,000 से $16,500 प्रति मेट्रिक टन तक वर्ष 2026 के दरमियान जा सकती है। उस लिहाज से भारतीय बाजारों में लगभग 1600 से 1660 रुपए तक के स्तर हम मान रहे हैं कि कॉपर में वर्ष 2026 के दरमियान देखने को मिल सकते हैं।
सर एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा कि चांदी को लेकर ये कहा जाता है बीच बीच में जब लगातार रेट बढ़ रहे थे और पिछले एक डेढ़ महीने में जिस तेजी से बढ़े 45 से 46% रेट बढ़ गए, तो ये भी कुछ एक्सपर्ट का कहना है कि चांदी में सट्टेबाजी की एक बहुत बड़ी भूमिका रहती है। जबकि कुछ लोग कहते हैं कि ये इंस्टीट्यूशनल रैली है, इसमें सट्टेबाजी की बहुत छोटी भूमिका है। तो किस तरीके से चांदी के रेट में सट्टेबाजी की क्या भूमिका होती है, किस तरीके से इसे देखा जाए? देखिए, यहाँ पे जो स्पेक्युलेटिव अगर कोई भी तेजी या मंदी किसी भी असेट क्लास में होती है तो वो सस्टेनेबल नहीं होती है। हम्म। और चांदी के केस में हम देख रहे हैं कि पिछले एक वर्ष से भी ज्यादा समय में अगर हम देखें तो चांदी में एक सस्टेनेबल रैली देखने को मिली है। तो अगर ये स्पेक्युलेटिव मूव होता तो ये ट्रेंड सस्टेन नहीं होता। तो ये साफ तौर पर दिखाता है कि जो भी जो रैली है वो ब्रॉड बेस्ड फंडामेंटल के देखते हुए यहाँ आई है। लेकिन निश्चित रूप से जब किसी असेट क्लास में बड़ी तेजी आती है तो वहां पे स्पेक्युलेटर का इन्वॉल्वमेंट भी बढ़ जाता है। तो जो परसेंटेज है, अगर हम देखें यहाँ पे जो स्पेक्युलेटिव मूव की बार बार बात की जाती है, तो जो परसेंटेज है स्पेक्युलेटर का वो यहाँ पे फंडामेंटल के सामने कम नजर आता है। और उसी के चलते हम देख रहे हैं कि यहाँ पे इसको हम एक स्पेक्युलेटिव रैली जो है वो नहीं कह सकते हैं। लेकिन निश्चित रूप से जिस गति से ये तेजी आई है तो थोड़ा कॉशियस रहने की जरूर जरूरत है। लेकिन रैली जो है वो फंडामेंटल ड्रिवन है, इसीलिए हम यहाँ पे इसको सस्टेन होते हुए भी देख रहे हैं। सर एक अंतिम सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा, मुझे मालूम है आपको एक जरूरी मीटिंग में जाना है, कि बजट सामने है सर, बहुत से लोग ये अब बजट में उम्मीद कर रहे हैं कि क्या होने वाला है। तो क्या आपको लगता है कि इंपोर्ट ड्यूटी पर कुछ फैसला सरकार और कम करने का ले सकती है, या इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ाने का कुछ फैसला ले सकती है, या उसका कुछ असर पड़ेगा भी कम या ज्यादा करने का? देखिए, जहां तक इंपोर्ट ड्यूटी का सवाल है तो गत वर्ष के बजट में भारत सरकार ऑलरेडी बड़ा ड्यूटी कट जो है सोने और हाँ। चांदी की कीमत पर कर चुकी है। तो अब यहाँ पे जिस तरह से हम रुपी में डेप्रिसिएशन देख रहे हैं तो उसको देखते हुए लगता नहीं है कि यहाँ पे ड्यूटी में कोई कट की संभावना नजर आती है। लेकिन हाँ, अगर रुपी डेप्रिसिएशन को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार अगर ड्यूटी बढ़ाने का निर्णय लेती है तो निश्चित रूप से वो सोने और चांदी की कीमतों को ऊपर की तरफ ले जाता हुआ नजर आएगा। तो ड्यूटी कट की संभावना इस बजट में कम नजर आती है, लुकिंग टू द हायर प्राइजेस। और जिस तरह से हम लगातार यहाँ पे इंपोर्ट को बढ़ता हुआ देख रहे हैं और जिस तरह से रुपये में गिरावट देखने को मिल रही है, तो उसको देखते हुए नहीं लगता है कि यहाँ पे ड्यूटी कट की कोई संभावना है। लेकिन ड्यूटी में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है और उसके चलते कीमतों में सपोर्ट ही रहेंगे। ड्यूटी के बजाय अगर यहाँ पे जीएसटी में कोई रिवीजन का संकेत अगर सरकार देती है तो उसके ऊपर भी वहां पे ट्रेडर्स और निवेशकों को नजर रखना चाहिए। और सर जो सोने और चांदी के जो टारगेट 2006 2026 के लोगों ने रखे थे वो तो पहले महीने में ही पूरे हो गए। अब कुछ भविष्य का दिखाई दे रहा है सर, कुछ सोचने का हम लोग रिस्क ले सकते हैं? देखिए, सोना और चांदी निवेशकों को अपने पोर्टफोलियो में 15 से 20% निश्चित रूप से रखना चाहिए, बीइंग अ पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। और हेज अगेंस्ट रिस्कियर असेट्स, और हम सेफ हेवन असेट के रूप में भी उसको रखना चाहिए। जहां तक वर्ष 2026 का सवाल है तो पहले हमने लक्ष्य 5,500 से $600 के निर्धारित किए थे। लेकिन वर्तमान परिदृश्य में जिस तरह से फंडामेंटल बदलाव हो रहा है उसको देखते हुए हमारा मानना है कि सोने की कीमतें इंटरनेशनल मार्केट में वर्ष 2026 में $6,000 प्रति ट्राई आउंस तक जा सकती है। भारतीय बाजारों में 2 लाख तक यहाँ पे अब कीमतें जाने की संभावनाएं नजर आती है। डाउनसाइड की अगर मैं बात करूं तो $4,980 इंटरनेशनल मार्केट में, और भारतीय बाजारों में लगभग 1,35,000 से 40,000 के दायरे में मजबूत सपोर्ट कीमतों में रहेंगे। तो अगर यहाँ पे कोई ट्रेडर है तो डिप्स में उसको बाय की ही रणनीति रखना चाहिए। ऊपर में $6,000 और 2 लाख तक के लक्ष्य रखे जा सकते हैं। शॉर्ट सेल यहाँ पे कतई ना करें, क्योंकि जिस तरह से एक मजबूत ट्रेंड बना हुआ है तो वहां पे शॉर्ट ट्रेपिंग की संभावना ज्यादा रहेगी। जो नए निवेशक हैं वो लमसम इन्वेस्ट ना करके एसआईपी के रूप में करें। जहां तक चांदी का सवाल है तो एक ब्रॉड बेस्ड हमने रैली देखी है और कीमतें हम अपने रेजिस्टेंस लेवल $125 और 4 लाख के काफी करीब है। तो जिन निवेशकों ने काफी निचले स्तरों पर बाइंग की है वो यहाँ पे कुछ मुनाफा वसूली कर सकते हैं। लेकिन अभी भी ट्रेंड पॉजिटिव है। वर्ष 2026 के दरमियान कीमतें इंटरनेशनल मार्केट में $150 प्रति ट्राई आउंस और भारतीय बाजारों में 4,70,000 से 80,000 तक जा सकती है। कोई भी गिरावट कीमतों में अगर $110 से $100 की रेंज में इंटरनेशनल मार्केट में और 3,50,000 से 3,30,000 की रेंज में भारतीय बाजारों में आती है तो उसको एक निवेश की अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना चाहिए। 3,20,000 का जो है कि इमीडिएट स्टॉप लॉस उसके नीचे का रख सकते हैं। और जो लंबी अवधि के निवेशक है वो 3,04,000 के नीचे के स्टॉप लॉस से
निवेशित रह सकते हैं। वर्ष 2026 में 4,70,000 से 80,000 तक की संभावना है, लेकिन 4 लाख एक यहाँ पे रेजिस्टेंस पॉइंट रहेगा, तो वहां पे एक बार मुनाफा वसूली की सलाह रहेगी और फ्रेश बाइंग के लिए डिप्स का वेट करना चाहिए विक्रांत जी। मनोज जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, बातचीत की और दर्शकों को तमाम चीजें बताई। और हम सभी दर्शकों से अपने अनुरोध करेंगे कि हम अपने चैनल पर कोशिश करते हैं कि आपको तमाम विशेषज्ञों के जरिए ये बताने की कोशिश करें कि देश दुनिया में क्या चल रहा है। हालांकि आपका पैसा बहुत ही मेहनत से कमाया हुआ पैसा है, उसे निवेश करने से पहले आप अपने वित्तीय सलाहकार से जरूर एक बार बात कर लें, क्योंकि हमारे कार्यक्रम का उद्देश्य आपको समझदार करना, आपको जागरूक करना और तमाम विशेषज्ञों की राय से आपको अवगत करवाना है। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज सर, आप हमारे साथ जुड़े, चर्चा में हिस्सा लिए।